स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सीएचएस और आरएमएस की पूरी तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा की। इसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और मानसिक योग्यता परीक्षण और मैथ का सवाल और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हम मैथ का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक, फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक, तो इन देखते हैं कि क्या है गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो गुणनखंड कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई भी शेष फल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाती है। जैसे 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो 6 के गुणनखंड करें तो 1, 2, 3 और 6 होंगे। इसका मतलब ये है कि इन दी गई संख्याओं से 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जब 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो 6 के गुणनखंड जो हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6 हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से देखेंगे कि एक सवाल हमें दिया है और पूछ रहा है कि बताइए कि 6, इस सवाल में 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, यानी कि 8 के गुणनखंड हमें बताने हैं। 8 के गुणनखंड बताने हैं, तो 8 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे ऐसी संख्या जो ये दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, कोई भी शेषफल ना बचे, वही 8 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा। तो देखते हैं, तो 8 जो है 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। तो यानी कि देखें कि 8 के कुल गुणनखंड कितने बन गए, तो 1, 2, 4 और 8, ये अभाज्य इसके गुणनखंड बन गए 8 के। तो हमसे पूछा क्या है, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4 और 8, 1, 2 और 4 और 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गुणनखंड निकालना हम सीख गए। इसी तरह से जब ये थ्योरी अगर हमें याद रहेगी तो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को तो निकालेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन गुणनखंड क्या होते हैं। कॉमन गुणनखंड क्या होते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। यानी कि अगर 2 संख्या दी गई है और दोनों संख्याओं के अगर हम गुणनखंड निकालें और उस गुणनखंड में दोनों में मिले, यानी कि दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे देखें तो यहाँ कह रहा है कि 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हम कैसे पता करेंगे, तो 12 के कितने गुणनखंड या कौन कौन सी संख्या 12 के गुणनखंड है और कौन कौन सी संख्या 16 के गुणनखंड है, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कौन से कॉमन है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे तो 12 के गुणनखंड पता करेंगे। गुणनखंड वह संख्या होगी जो इस दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर देगी। तो सबसे पहले देखेंगे तो 1 से ये 12 पूरा विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं और 12 से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। ठीक, तो ये हम 12 के क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। फिर 16 के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 16 के गुणनखंड निकालेंगे तो 16 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं देखेंगे। तो 16 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 16 का गुणनखंड 3 नहीं होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, खुद 16 हो जाएगा। यानी कि हम निकाले इनके 12 और 16 के गुणनखंड, तो 12 का निकल गया 1, 2, 3, 4, 6 और 12।
फिर 16 के निकालें तो 1 2 4 8 और 16। अब इनमें पूछ रहा है कि 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हम देख भी रहे हैं उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड। तो कॉमन गुणनखंड या उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, जो दोनों में हो, दोनों में। तो देखेंगे तो एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, दो यहां से आ जाएगा, दो यहां, यानी कि दोनों में होना चाहिए। तो एक यहां से एक आ गया, फिर अगला दो आ गया, तीन नहीं है। तीन को देखेंगे तो 3 12 वाले का गुणनखंड तो है लेकिन 16 में नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। आगे चलेंगे तो 4 है यहां भी, 4 है यहां भी, तो 4 को ले लेंगे। फिर देखेंगे तो न तो 6 है, न तो 12 है, न इसमें 8 है, न इसमें 16 है। तो इसके क्या गुणनखंड हो जाएंगे, जो कॉमन गुणनखंड हो जाएगा, जो कॉमन गुणनखंड हो जाएगा, जो कॉमन हो जाएगा यानी कि जो उभयनिष्ठ हो जाएगा वो 1 2 और 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें हमारा आंसर कौन सा है। तो 1 2 और 4 यानी कि सी वाला हो जाएगा। तो हम कॉमन गुणनखंड भी पता करना सीख गए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो यदि किसी दी गई संख्या का प्राइम फैक्टर होता है यानी कि अभाज्य गुणनखंड होता है, तो उसे ही हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। लिखा है कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कहते हैं। कैसे, तो देखेंगे एक संख्या 18 को ले लेते हैं, एक संख्या देखो 18 को लेते हैं, इसके जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या क्या बन सकता है, एक होगा 2 और फिर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये अभाज्य गुणनखंड भी बन गया, 3 तिली के 9 और 9 दूनी 18। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसको देख लेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन भी दिया है एग्जांपल के रूप में कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी कि अगर हम ऐसे दे और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तब क्या करेंगे, तो 240 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो 240 को चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि भाग लगा दें। तो 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 2 से भाग लगा लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 0 को उतार लेंगे। फिर 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, फिर 2 से तो 15 दूना के 30, फिर 5 से या 3 से, 3 5 15 और 1 5। तो देखें तो पूछ रहा है हमसे कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यही अभाज्य गुणनखंड है और संख्या पूछ रही है कि कितनी है, तो इन्हीं को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें पूछा है कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 6 बता लेंगे। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड को पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे गुणज यानी कि मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल किसी संख्या का वह संख्या जो उस दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या मल्टीपल कहलाती हैं। जैसे जैसे देख लेते हैं, जैसे जैसे 5 का 5 है, 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। ये क्या है, 5 से सभी विभाजित हैं, ये 5 से सभी विभाजित हैं, तो यही 5 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक, तो 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। इसी तरह से किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होता है वही उस संख्या का मल्टीपल होता है। तो कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो इसका मतलब ये है कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो यहाँ देख लेंगे कि 6 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, तो 6 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 6 का पहला गुणज, 6 का दूसरा गुणज और 6 का तीसरा गुणज और 6 का चौथा गुणज और 6 का पांचवा गुणज। 5 गुणज बताने हैं तो 5 इस तरह से बता लेंगे। कह भी रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणज बताइए, इसमें प्रथम ही बताने होते हैं। ये जब सवाल देगा तो ऐसे ही देगा। तो 6 के प्रथम 5 गुणज हम बताएंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 तिरी 18, 6 चौको 24,
और 6 5 30। तो 6 के जो प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे 6 12 18 24 और 30 हो जाएंगे। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। तो 6 12 18 24 और 30 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझेंगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बस इतने से ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज क्या क्या मतलब है कि कॉमन गुणज, ऐसे गुणज जो दोनों दी कम से कम दो संख्याएं हो और उन दो संख्याओं में से दोनों संख्याओं में कॉमन हो, उनके गुणज। तो कह रहा है कि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कॉमन मल्टीपल्स कहलाती हैं यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज हो। इस तरह से हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि 3 और 6 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज हैं। ठीक, तो 3 और 6 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज हमें पूछ रहा है यानी कि जो 3 का भी गुणज हो और 6 का भी गुणज हो और दोनों में कॉमन भी हो, ये बताने हैं। तो 3 के हम गुणज देख सकते हैं। तो 3 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 के गुणज देखेंगे तो 3 के हम गुणज देखते हैं, यहाँ लिख भी लेते हैं 3 के गुणज। तो जो 3 का गुणज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। फिर हम क्या देख सकते हैं 6 के गुणज। 6 के गुणज, 6 के गुणज। तो जो 6 के गुणज हो जाएंगे 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 तिली 18, 6 चौको 24 और 6 पाँच 30। आगे भी देखेंगे लेकिन आगे भी जाएंगे तो इसका गुणज निकलेगा, लेकिन हमसे कह रहा है कि 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज यानी कि जो पहला हो और कॉमन हो वही हमें बताने हैं। तो 3 और 6 में पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन आ रहा है 6 आ रहा है। तो 3 और 6 के प्रथम गुणज पूछ रहा है, तो 3 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज हमारा आंसर नंबर ए यानी कि 6 नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया है यदि एक संख्या n बराबर a की घाते x गुणते b की घाते y गुणते c की घाते z के रूप में है जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं। a b c एक अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तब n के कुल अभाज्य गुणनखंड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे इस बात को। जैसे अगर ये दिया है एक एग्जांपल कि 7 की घाते 5 गुणते 9 की घाते 7 गुणते 11 की घाते 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम यहां जानते हैं कि ये a है और ये घात के रूप में x है। तो हमें करना क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को कर देना है, जबकि a b c एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखेंगे तो हमें दिया है सवाल 7 की घाते 5 गुणते 9 की घाते 7 गुणते 11 की घाते 9। तो ये हमें सवाल दे दिया है और पूछ रहा है कि के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं हमें। तो a b c अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो 7 एक अभाज्य संख्या है जबकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 11 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो यहां से हम अभाज्य बना लेंगे 9 को भी। तो 7 के घात 5 लिख लेंगे गुणते, जब इसको अभाज्य संख्या बनाएंगे ना तो ये 3 गुणते 3 हो जाएगी, तो इसके घात के ऊपर भी दोनों के ऊपर 7 लग जाएगा और फिर गुणते 11 एक अभाज्य संख्या है और इसके ऊपर 9 है। तो अब ये अभाज्य संख्या बन गई। अब ये 7 की घाते 5 गुणते 7 3 की घाते 7 गुणते 3 की घाते 7 और 11 की घाते 9 अभाज्य संख्या बन गई। तो हमें क्या करना है, x y और z, ये x है, ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ ये x y z आगे कुछ भी बने तो इन्हें हमें जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे हमें पता चल जाएगा। तो जोड़ देंगे 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9 को। तो 7 7 14 और 9 5 14
यानी कि 14 और ये पूरा जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 7 की घाते 5 गुणते 9 की घाते 7 गुणते 11 की घाते 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे? तो कुल अभाज्य गुणनखंड 28 हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगली पॉइंट हमें क्या कह रही है। तो अगली पॉइंट कह रही है कि यदि एक संख्या n यानी कोई भी एक संख्या हो n, इसके a की घाते x, y की घाते b की घाते y और c की घाते z के रूप में है, जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं, तब n के कुल गुणनखंड x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 और तीसरे ब्रैकेट में z प्लस 1 होगा। जैसे यहां देखेंगे तो यहां दिया है कि के कुल गुणनखंड कितने होंगे। सेम सवाल है लेकिन यहाँ कुल गुणनखंड पूछा है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा था, यहाँ टोटल गुणनखंड यानी कि कुल या तो अभाज्य हो या भाज्य हो, सब मिला के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या बनाएंगे ए बी। अगर ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है और ये x है, ये y है और ये z है, तो हम इसे अभाज्य संख्या बनाएंगे। तो फिर अभाज्य संख्या बनाएंगे तो 7 की घाते 5 गुणते 3 की घाते 7 गुणते 3 की घाते 7 और गुणते 11 की घाते 9 हो जाएगा। जब अभाज्य संख्या बना लेंगे तो हमें ये काम करना होगा, यानी कि x y प्लस z आगे कुछ भी हो उसमें 1 1 करके सबका मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्या करेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 में 1 जोड़ेंगे। ठीक, तो यहां से इसे माना जाएगा 6, यहां से माना जाएगा 8, यहां से माना जाएगा 8 और यहां से माना जाएगा 8 और यहां से आ जाएगा 10। तो 8 8 64 और 64 में आज 6 का गुणा कर देंगे और 60 का 10 का गुणा कर देंगे। तो देख लेंगे, अब गुणा करना है बस। तो 8 8 64 और गुणते अभी बचा है 6, इस 8 8 का गुणा कर देंगे तो 8 8 64 गुणते 6 गुणते 10, तो 10 का कोई गुणा करना ही नहीं है। 6 चौको 24, 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 और 6 36, 6 36 और 36 और 2 38 और इसका गुणा कर देंगे तो इसमें कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे। कुल गुणनखंड इस दी गई संख्या में इतने हो जाएंगे, इतने 3640। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे तो क्या कर रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, यानी कि एक क्या है, किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड कर रहे थे, जैसे ले लेते हैं 12 को ले लेते हैं। जब 12 का हम गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे तो लिख रहे थे 1 2 3 4 6 और 12। तो एक क्या हो रहा था, प्रत्येक संख्या में एक आ रहा था, चाहे किसी भी संख्या का हम क्या करें, गुणनखंड निकालें। जैसे देखते हैं तो एक संख्या और ले लेते हैं 8 को ले लेते हैं। तो 8 में भी 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 5 6 7 8। तो यहां देखें तो एक क्या है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक प्रत्येक संख्या का, चाहे जितनी संख्या ले लें, एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। अगली पॉइंट है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। इस पॉइंट को देखेंगे तो 12 का अगर हम गुणनखंड निकाल रहे थे तो लास्ट में 12 यानी कि खुद ये संख्या आ रही थी। 8 का निकाल रहे थे तो खुद 8 आ रहा था, चाहे और किसी भी संख्या का निकाल लें। अगर हम 9 का भी निकाल लें तो 9 का निकाल लें तो 1 3, बस 1 3 और 9 हो जाएगा। तो 1 3 9 यानी कि एक है और खुद ये संख्या भी है, तो इस तरह से इस 2 नंबर पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ये याद करने की बातें हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। तो यहां से देख लें प्रत्येक संख्या स्वयं की क्या है, गुणनखंड है। ठीक,
किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर हो सकता है। इसका मान के मतलब क्या है कि कोई भी संख्या देखिए, किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालें तो या तो इस संख्या के बराबर है या तो इनसे कम है, या तो इस संख्या के बराबर है या तो इनसे कम है, या तो इस संख्या के बराबर है या तो इनसे कम है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गई कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या उसके बराबर है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। सही बात है। अगर ये 9 का अगर हम गुणनखंड पूछें तो इसमें 1 2 3 तीन ही गुणनखंड होंगे, तो निश्चित है। 8 के अगर हम गुणनखंड पूछें कि कितने गुणनखंड होते हैं तो 1 2 3 और 4, ये निश्चित है कि इसका 4 ही गुणनखंड होगा। 12 के अगर गुणनखंड पूछें तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इन गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है कि इतना ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गई। अगली देखते हैं। किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। तो अब इसके लिए तो ये बात खत्म हो गई गुणनखंड के लिए। अब गुणज के लिए देखते हैं। तो गुणज के लिए क्या करा है कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। जैसे देखें, इस लाइन को क्लियर करें तो कह रहा है कि किसी संख्या, किसी भी संख्या को ले सकते हैं। जैसे ले लें 5 को, 5 को ले लेते हैं तो 5 का कह रहा है कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है। ठीक है, इसका अगर हमें गुणज पता करना हो, जैसे 5 के 5 प्रथम 5 गुणज पता कर लें तो ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ, जैसे कि 1 2 3 4, तो खुद संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का गुणज ही इसका गुणज होता है। तो देख लेंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 3 15 और 5 चौक को 20। ठीक, तो इस तरह से ये पॉइंट भी क्लियर हुई कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। तो ये गुणनफल आ गया इधर, जो कि यही है। ठीक, अगली पॉइंट को देखते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। ठीक है, ये भी बात सही है। अगर हम यहाँ 5 के गुणज निकालें तो देखें तो 5 का गुणज खुद 5 भी है। हम किसी संख्या और का निकाल लें, 6 का भी निकाल लें तो 6 का गुणज 6 भी है। 8 का निकाल लें तो 8 खुद भी 8 अपना आपका गुणज है, यानी कि 8 का 8 गुणज है। तो इसी तरह से किसी भी संख्या का निकालेंगे तो वो खुद संख्या का उसका गुणज होगा। आगे देखते हैं। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। यहां क्या था, ये पॉइंट क्या थी कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता था, लेकिन यहाँ है किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का देखें तो 5 का अगर गुणज देखें तो या तो 5 के बराबर होगा या तो 5 से बड़ा ही होगा। देखें तो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। 6 का भी देखें तो 6 का अगर पहला गुणज देखें तो 6 हो जाएगा। आगे अगर और गुणा करें, जैसे देख लें 6 का अगर 5वां गुणज कर लें तो 30 हो जाएगा, तो जो कि 5 6 से बड़ा है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गई कि किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा ही होता है।